all, so welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Ansab Mahmood and I cleared FMG with 173 marks in my first attempt. And thank you so much guys for showing so much love on my previous video जो मैंने FMG के लिए बनाई थी. और आज की वीडियो भी FMGs के लिए ही है और ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो अपन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे. और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि मैं क्लियरली हर एक चीज बोल पाऊं. डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो, वॉच इट टिल द एंड. तो पहला पॉइंट ये है कि लैक ऑफ प्रॉपर स्केड्यूल. ठीक है, तो हमको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसपे हम स्टिक कर पाए. अब ऐसा अनरियलिस्टिक प्लान बना दें कि हमको सर्जरी 2 दिन में खत्म करनी है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो सबसे पहले हम लोगों को ये प्लान बनाना है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में कवर करना है. टेलीग्राम पे एक चैनल है तो उस पे मैंने डाला हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में फर्स्ट रीड के टाइम पे कवर होना चाहिए. तो यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल एंड देन गेट दैट PDF देयर कि कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में आपको कवर करना है. तो ये तो हो गया कि सब्जेक्ट कितने दिन में होने चाहिए. और दूसरा पॉइंट ये है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लास्ट में पढ़ना है. तो आपको पता होता है, लाइक जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होता है कि उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा है. तो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप लास्ट के लिए रखो. किसी का पीडिया स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का ENT स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो सब्जेक्ट्स लास्ट के लिए रखो. और जो आपको लग रहा है कि ये मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे किसी का सर्जरी वीक होता है, मेडिसिन वीक हो गया, तो हम लोगों को जो हमारे वीक सब्जेक्ट है उसको पहले पढ़ करके खत्म करना है. क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम पेंडिंग करते चले जाते हैं और लास्ट एग्जाम के टाइम पे ऐसा होता है कि यार ये सब्जेक्ट तो किया ही नहीं. तो अगर आपको नहीं भी पता है कि कौन सा वीक सब्जेक्ट है तो आप आज ही एक GT दो और GT में आपका जो मार्क आता है उससे आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और कौन सा वीक सब्जेक्ट है. तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि हमारा स्केड्यूल जो है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, टाइम टेबल बहुत पक्का होना चाहिए और उस पर हमको स्टिक रहना है. तो ऐसा रियलिस्टिक प्लान होगा तो ही हम स्टिक कर पाएंगे उस पर. ठीक है. और दूसरा पॉइंट हमारा है कि रिविजन नेग्लेक्ट करना, रिविजन प्रॉपर नहीं करना. और मेरे को ये DMs आ भी रहे थे कि दीदी मैं तो रैपिड रिवीजन कर ले रही हूँ, बट देन जब रिवीजन दोबारा करने जा रही हूँ नोट से, क्योंकि जब अपन वीडियोस देखते हैं ना तो वो पैसिवली सुनते जाते हैं और लगता है कि हाँ चलो पेज पलट रहे हैं, सुन रहे हैं, हो रहा है. बट देन जब हम खुद से पढ़ने जाते हैं तो लगता है कि हो रहा है, कुछ याद ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा. तो वो प्रॉब्लम तब आती है जब आपने ऐसा किया कि आप एनाटॉमी पढ़ लिए, फिजियो पढ़ लिए, फार्मा पढ़ लिए, सारे सब्जेक्ट्स कवर करते चले गए और फिर वापस से एनाटॉमी पे आए. तो अपन लोगों को ये गलती नहीं करनी है. जैसे मेरा ये कहना है कि पैथो, लाइक आपने आज पढ़ा, आज आपने पैथो का सेल इंजुरी वाला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अब 10 पेज वो पढ़ लिए. अब अगले दिन जब आप सुबह में उठो तो पहली चीज क्या करो कि वो जो 10 पेज है उसको फटाफट से एक बार नजर के आगे से गुजार लो. तो वो एक रिवीजन हो जाता है आपका. तो उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा कि पूरा दिन आपने दिया था फिर आज भी उतना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपने कल ही पढ़ा था. तो वो बहुत ताजा है आपकी मेमोरी में, तो वो आप बस पेजेस फ्लिप करके देख सकते हो. तो वो एक रिवीजन आपका यहीं पर हो जाता है. अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा पेंडिंग छोड़ देते हैं कि अब पूरे सब्जेक्ट्स कर लेंगे फिर वापस से पैथो पे आएंगे. तो ये करना बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा. तो रिवीजन ऐसे करना है हमको. और एक और चीज कि जब हम फर्स्ट रीड अपनी कर रहे होते हैं, तो मैंने ये पहले भी बोला हुआ है कि जब फर्स्ट रीड हम लोग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे PYQ सॉल्व करो. जब अपन PYQ सॉल्व करते हैं तो हमको पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, किस टॉपिक से. और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर वो PYT वाली लिस्ट भी भेजी हुई है, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि उस नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है. तो हमको ये होता है कि हम बच्चे पूछ रहे हैं कि बुक्स पूरी कैसे रिवाइज करें, क्या एक एक चीज बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए. तो नहीं भाई, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हमको 250 पेज की, 200 पेज की पूरी बुक याद हो जाए. हमको क्या करना है कि सारी चीजों को नजर से गुजारना है और जो PYTs है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन पे ज्यादा ध्यान देना है, उनकी चीजों को रटना है, उनको समझना है. और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमको पूरी चीजें याद हो जाए. हमको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ना, कि कुछ भी ऐसे उठा करके बस क्रैमिंग किए जा रहे हैं, तो ये कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. यू हैव टू बिल्ड कॉन्सेप्ट्स. तो कॉन्सेप्ट बनाना होगा हमको. ठीक है. सो द थर्ड पॉइंट इज कि डू नॉट इग्नोर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. अब कई लोग कहते हैं कि मेरे को मेडिसिन पसंद नहीं आ रही, मेडिसिन बहुत वास्ट है, मैं नहीं करूंगी मेडिसिन. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. कई लोगों को ऑब्सगाइनी नहीं पसंद होती तो ऑब्सगाइनी स्किप करके जा रहे हैं. भाई नहीं करो. ये जो अपने 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं तो उनको तो स्किप करना ही नहीं है. जैसे अपने मेडिसिन, सर्जरी, PSM, OBG, इनको किसी कीमत पे स्किप नहीं करना है. अगर आपको स्किप करना ही है 1-2 सब्जेक्ट तो वो आप मैंने नहीं किया था एनाटॉमी बहुत प्रॉपरली, फिजियोलॉजी नहीं करा था, तो
यू कैन स्किप सब्जेक्ट अदर देन दीज 4 प्लस फार्मा। इन पांचों के अलावा कोई एक दो सब्जेक्ट अगर आप चाहो, बिल्कुल नहीं हो रहा है तो वो स्किप कर सकते हो, बट देन ये 4 सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। कैन यू बिलीव कि मतलब ये 4 सब्जेक्ट आपको 120 मार्क्स दे रहे हैं, आपको एग्जाम में 150 मार्क्स लाने हैं, तो 120 स्कोर करना है। चलो 120 पूरे नहीं मिल रहे, 90 मार्क्स मिलेंगे, 80 मार्क्स मिलेंगे, बट देन कंप्लीटली छोड़ करके जाओगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। ट्राई डूइंग मेडिसिन, डू नॉट लीव मेडिसिन, ऑब्स गाइनी सर्जरी एंड पीएसएम। और पीएसएम के लिए मेरे अपने भी नोट्स हैं, तो यू गाइस कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम, सो आई शेयर इट टू यू पर्सनली। और ये हो गया हमारा अगला पॉइंट, क्योंकि हमें क्लिनिकल सब्जेक्ट स्किप बिल्कुल नहीं करनी। और पीवाईक्यूज कब करना है? जब हम फर्स्ट रीड कर रहे हैं उस टाइम से ही चालू कर देना है पीवाईक्यू करना, क्योंकि अभी से आपके पास 4 महीने हैं, 4.5 महीने। तो जब आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उसका पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्लस एफएमजी सॉल्यूशंस की पीडीएफ है मेरे ग्रुप पर भी, और अगर आपके पास बुक है तो वो और अच्छी बात है। तो क्या करो कि जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, आज मान लो आपने ईएनटी का नोज पढ़ा, तो नोज का एफएमजी सॉल्यूशंस उठाओ और सारे क्वेश्चंस लगा जाओ उसके, और साथ में पीवाईक्यूज भी करो। तो ये दोनों चीजें अगर आप क्वेश्चन के लिए करते हो ना, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। तो 70-80 क्वेश्चन, 60-70 क्वेश्चन रोज आना लगाना है और पीवाईक्यूज सॉल्व करना है। और पीवाईक्यू सॉल्व करने से ये होता है कि हमको एग्जाम का एक ओवरव्यू मिल जाता है, हमको समझ में आ जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एग्जैक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। स्पीड मैनेज होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है इससे, और हमें हर दिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिससे एग्जाम में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये की पॉइंट पकड़ा, आंसर मार्क किया, ये की पॉइंट था, हाँ ये मार्क किया। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो अभी से हमको वो हैबिट अपनानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर अब नेक्स्ट पॉइंट है जीटी के बारे में। तो लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जीटी नहीं देते, तो भाई हर 15 डेज पे जीटी देनी है, हर हाल में। भले रिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, जैसे आपने प्लान किया था, नहीं प्लान किया था, जीटी दो। जीटी ने मेरे को बहुत हेल्प करी, मेरे भी सीनियर्स ने मेरे को बोला था कि जीटी करना ही है, जीटी देना ही है। और जीटी देने से ये मतलब फायदा होता है कि हम प्रेशर जो एग्जाम में फील करते हैं ना, वो प्रेशर हैंडल करना हमको पहले से ही आ जाता है। तो उतना टाइम लेकर के जीटी दो, जीटी को सीरियसली एग्जाम की तरह लो। और जीटी सिर्फ देना नहीं होता है, जीटी देने के बाद फिर एनालाइज करना वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो हर 15 डेज पे जीटी, और जीटी को ऐसा नहीं लेना है कि कम नंबर आ गया तो अब डिप्रेस हो जाए, परेशान हो जाए। इसको एक पॉजिटिव वे में लो, सोचो कि ये भी एक लर्निंग सोर्स है हमारा, ठीक है। तो उसको कुछ भी नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है, ये सोचना है कि ये हमारा एक लर्निंग सोर्स है। और जब भी जितने भी मार्क्स आए शुरुआत में अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि आप पहली बार एक्सपोज हो रहे हो जीटी से, एक बार में 150 क्वेश्चन, फिर एक बार में 150 क्वेश्चन, तो नहीं हो सकता है कि पहली बार में ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो ये मेंटालिटी पहले से बनी रहनी चाहिए। और जीटी को हमको एक पढ़ाई का सोर्स लेना है कि हाँ आपने जीटी दे दिया, अब उसको हमको एनालाइज करना है, हमको उससे सीखना है। हमने जो उसमें गलती करी है, अगर वो क्वेश्चन, उससे सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हमारी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो जितनी बार फेल होना है आप यहाँ घर पे हो जाओ, 50 बार दो, 50 बार एग्जाम दो, 50 बार घर पे फेल हो जाओ, बट देन 51 बार जब आप जाकर के वहां एग्जाम में बैठो तो वो आपका एग्जाम निकलना चाहिए। तो 50 बार तो ऑफकोर्स जीटी नहीं देनी है, हम से कि 15 दिन पे एक जीटी दो, ठीक है। और जीटी देने के बाद आप कैसे उसको एनालाइज कर सकते हो? तो पहले ये कर सकते हैं अपन की जो गलत हुए उनको देख ले एक दिन बैठ करके, या 2-3 दिन दे करके देख ले कि जो गलत हुए हैं उनके आंसर्स को रीड करें, समझे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, किस सब्जेक्ट से है, वो हो गया। फिर दूसरे नंबर पे हमने जो आंसर्स गेस किए हैं वो वाला एक दिन बैठ करके एनालाइज कर ले कि अच्छा मेरे को ये लग रहा था, आंसर ये है, ये ऐसे सही हो गया, ठीक है। फिर थर्ड डे जो करेक्ट आंसर किया उसको भी छोड़ना नहीं है, हमको उसको भी सही मतलब एक बार ऐसे नजर से गुजार लेना है कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये सही किया मैंने, ये मेरे को आता था। तो तीनों हमें अपनी नजर से गुजारना है, ये नहीं कि जो सही हो गए उनको देखी ही नहीं, ठीक है। अब और एक और तरीका हम लोग कर सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज भी एनालाइज कर सकते हैं कि चलो एक दिन एनाटॉमी कर लिया, एक दिन फिजियोलॉजी कर लिया, ऐसे करके एनालाइज कर सकते हैं। सारे छोटे सब्जेक्ट में तो 5-5 क्वेश्चन होते हैं, वो तो 1-2 दिन में हो जाएंगे। तो ऐसे करके भी आप एनालाइज कर सकते हो दोनों तरीके से, ठीक है। तो जीटी स्किप करना बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, ट्रस्ट मी गाइस, कि जीटी हमें देनी है हर हाल में, ठीक है। मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना इसकी। और फिर अगला कि हाई यील्ड पॉइंट को मिस कर देना। तो हाई यील्ड टॉपिक जो है वो मेरे ग्रुप में है टेलीग्राम वाले, और वहां से आप सारे हाई यील्ड टॉपिक उठा सकते हो। जब भी आप अपने नोट्स रीड करो वहां पे HYT लिख देना,
फिर जब आप उसको रिवाइज करो तो उस पर ज्यादा फोकस देना, उस पर ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करना। तो जैसे हाई यील्ड टॉपिक का मतलब ये है कि बर्किट्स लिम्फोमा एग्जाम में पूछता है कि उसकी हिस्ट्री दे देती है अफ्रीकन चाइल्ड वाली, फिर उसमें ये एडेड रहता है कि जॉ स्वेलिंग है, प्लस C-MYC जीन होता है, तो स्टारी स्काई अपीयरेंस, तो ये सब कुछ मतलब हमको पता होना चाहिए कि बर्किट्स लिम्फोमा अगर पूछा तो हमारा इतना कॉन्सेप्ट तो बिल्ट है कि हाँ ये की पॉइंट्स हैं, अगर क्वेश्चन में दिख गए तो ये मार्क करना है ना। अब कोर्नियल अल्सर पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कंजंक्टिवाइटिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ट्रेकोमा पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सेफ स्ट्रैटेजी क्या होती है, कीलॉइड्स, हाइपरट्रोपिक स्कार, ये सारी चीजें मतलब बहुत ऑफनली रिपीट होती हैं एग्जाम्स में। तो जो चीजें बहुत कॉमनली रिपीट हो रही है, जो हाई यील्ड टॉपिक्स है, उनको, और वो हमारे पास बनी बनाई है भी लिस्ट कि हाँ ये चीजें होती है, तो उसको हम मिस आउट अगर कर रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। तो दीज वेर फ्यू पॉइंट्स जो मेरे को लगता था कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, एंड ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करनी चाहिए। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर वन थिंग कि मेरा तो पहले ही मैंने बता दिया कि टेलीग्राम चैनल है, and in that telegram channel I have also pinned a message which states that I take 1-to-1 session, जिसमें आप लाइक डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, एंड यू कैन शेयर ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड वी कैन टॉक 1-on-1 एंड देन गेट अ सॉर्टेड प्लान फॉर यू। तो यू कैन इवन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम डायरेक्टली, एंड आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और भी अगर कुछ आप लोगों को जानना है तो यू गाइज कैन जस्ट कॉमेंट। सो हियर आई एम फॉर ऑल द FMGs बिकॉज देयर वर सीनियर्स हु हेल्प मी टू। सो that's it for today's video, and I hope it was beneficial, and if you liked it, please do like the video, and if there's anything you need to ask, just write it in the comment section. So yeah, that's it. Bye, take care, all the best.